चलिए जी, लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो इकाई सेल होती है, इकाई सेल जो होती है उस इकाई सेल की कोर लंबाई, उस इकाई सेल की कोर लंबाई और जो अंतराफलकीय कोण होते हैं उसके आधार पर जो क्रिस्टल निकाय है वो होते हैं 7 प्रकार के। तो आज हम क्या बताएंगे आपको, क्रिस्टल निकाय के प्रकार। ठीक है, क्रिस्टल निकाय के प्रकार। हाँ, निकाय को बिल्कुल एक ही जगह लाके छोड़ा था सबको। तो इसकी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखेंगे अपन, निकाय। सबसे पहले कॉलम में ले लिया मैंने निकाय। इसका जो निकाय का हमको नाम लिखना है कि निकाय का नाम क्या होगा इसमें। दूसरा जो कॉलम है इसके अंदर लिखते हैं अपन एज लेंथ। इसको क्या बोलते हैं अपन, कोण लंबाई। तीसरा जो कॉलम है इसके अंदर हमने ले लिया है अंतरा फलकीय कोण। पहले कॉलम में क्या लिया हमने, निकाय। दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में अंतरा फलकीय कोण। और इसका जो नेक्स्ट कॉलम है वो हम ले लेते हैं इकाई सेल। और इसका जो लास्ट कॉलम है इसके अंदर हमने लिखा है उदाहरण, एग्जाम्पल। मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें इसके प्रकार बताए थे, 7 प्रकार के होते हैं। क्या हमने इनके नाम याद करे थे? चलो जी, पहला क्या लिखा था मैंने, तो सबसे पहले लिखा था हमने क्यूबिक। सबसे पहले क्या लिखा था, क्यूबिक। एक काम करो, आप है ना हिंदी में भी नाम लिख लो उनके एक एक बार, तो ताकि याद रहे। क्यूबिक हिंदी, जैसे आपने क्यूबिक लिखा ना वही हिंदी में नाम लिख देना। क्यूबिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, घनीय। क्यूबिक को लिखा हमने घनीय। अभी इतना छोटा लिखूंगा दिखेगा नहीं, तो मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते चले। क्यूबिक को क्या लिखा हमने, घनीय निकाय। दूसरे नंबर पे क्या बताया हमने, दूसरे नंबर पे क्या बताया, दूसरा जो निकाय है वो हमने लिखा है टेट्रागोनल। सब बच्चे साथ में लिखते चले। दूसरे का क्या नाम लिखा हमने, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। आप तो एक काम करो, ये लिख दो, टेट्रागोनल है ना तो क्या लिखो, चतुष्फलकीय। टेट्रागोनल तो बोलना ही बोलना है, क्या बोलते उसको, चतुष्फलकीय। ये लिख दो, ठीक है। क्योंकि इसने द्यू बोला ना तो मेरे को थोड़ा डाउट है कि द्यू कैसे हो सकता है। द्यू का मतलब फिर 2 जैसा भी कुछ आना चाहिए। छोड़ो जी, आपने लिख लिया इसको। तीसरा जो निकाय है उसका नाम क्या है, बोलो, ऑर्थो। ऑर्थो लिखिए आप, लिखिए साथ में ऑर्थो, ORTHO, ऑर्थो रोम्बिक, RHOMBIC, रोम्बिक। स्पेलिंग बोल रहा हूं मैं, ORTHO, ऑर्थो रोम्बिक लिखा हमने RHOMBIC, ऑर्थो रोम्बिक। ऑर्थो जो रोम्बिक है इसी को बोल देते हैं हम, रोम्बिक भी बोलते हैं। रोम्बिक क्या बोलते हैं इसको, रोम्बिक, इसी को बोलते हैं रोम्बिक, RHOMBIC। इसी को क्या बोला हमने, रोम्बिक। और जो ऑर्थोरोम्बिक है या इसी का क्या नाम है, रोम्बिक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं, सब लिखिए, विषम लंबाक्स। विषम, ये लिखा हमने विषम लंबाक्स, ठीक है। विषम लंबाक्स बोलते हैं इसको। अभी हिंदी वाला मिटा दूंगा मैं, इसको क्या बोलते हैं, विषम लंबाक्स, ठीक है। फोर्थ जो निकाय है, चौथा निकाय, इसका क्या नाम है, मोनोक्लिनिक। फोर्थ पे आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं,
एकन, एकंताक्ष। मोनो का मतलब एक, एकंताक्ष ऐसे याद रख लेना। मोनो एकन का मतलब एक से होता है। और 5 नंबर पे क्या आता है? 5 नंबर पे आता है ट्राई क्लिनिक। क्लिनिक सबको लिखना आता है, उसके आगे ट्राई लगा दो, ट्राई क्लिनिक बन गया। ट्राई क्लिनिक, इसको क्या बोलते हैं? त्रिंताक्ष। क्या बोलते हैं इसको? त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष। 6 नंबर पे क्या लेते हैं हम? ट्राई गोनल। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल। इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल। इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। इसका एक और क्या बोलते हैं इसको? रोम्बोहेड्रल। ये मैं इधर लिख देता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है। रोम्बोहेड्रल भी इसी को बोला जाता है। लिखो। हाँ, बस एक एक लाइन लिखेंगे सबके लिए, बस कुछ नहीं लिखना। नहीं, आप 2-2 लाइन छोड़ दो, क्योंकि ये जो इकाई से लेंगे ना, इसमें 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी। बाकी एग्जाम्पल भी 2 लाइन लग जाएंगे, तो 2-2 लाइन छोड़ते चलो। अरे मतलब जैसे क्यूबिक लिखाना, तो क्यूबिक लिखने के बाद क्या लिखोगे? मतलब 2 लाइन छोड़ देना। अगर 2 लाइन नहीं छोड़ पा रहे तो फिर ये यूनिट सेल और उदाहरण वाला कॉलम थोड़ा बड़ा कर लो। समझ गए बात को? वैसे 2-2 लाइन छोड़ दो। 2-2 लाइन छोड़ दी ना तुमने? चलो जी। हाँ, तो ये 6 नंबर पे क्या लिखा हमने? 6 नंबर पे क्या नाम लिखा? या इसी को क्या बोला? रोम्बोहेड्रल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं त्रिकोणी। क्या बोलते हैं? लिखो हिंदी में त्रिकोणी, या इसका एक और नाम है त्रिसमन्ताक्ष। क्या बोलते हैं इसको? ये लिख देता हूं मैं, त्रिसमन्ताक्ष। ये भी बोलते हैं इसको त्रिसमन्ताक्ष, ये भी इसको बोलते हैं। ठीक है। 7 नंबर पे क्या लिखेंगे हम? हेक्सागोनल। 7 नंबर पे क्या लिखेंगे? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? षटकोणीय। इसको बोलते हैं षटकोणीय। ठीक है जी। यहां तक समझ में आएगा तुम लोगों को? अब देखो, अब हमको करना क्या है ये समझो। हमको ये बताना है इनकी कोर लंबाई और इनके एज लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले देखें तो जो क्यूब है, इसको बच्चा बच्चा जानता है। क्यूब के लिए a बराबर b बराबर c होता है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, जानते सब बच्चे? चलो जी, पहला तो आप लिख दो। पहला लिख लेना, बाकी मत लिखना। मैं लिख देता हूं, आपको केवल पहला नोट करना है, बाकी बाद में लिखेंगे। दूसरा लिखा मैंने a बराबर b बराबर c। तीसरा लिखा हमने a बराबर b बराबर c। फोर्थ भी लिखा मैंने a बराबर b बराबर c। फिफ्थ भी लिख दिया मैंने a बराबर b बराबर c। इसको लिखा मैंने a बराबर b बराबर c, और इसको भी लिखा मैंने a बराबर b बराबर c। आपको केवल पहला वाला लिखना है, बाकी अभी नहीं लिखने हैं। क्या आपने 7 प्रकार के जो निकाय है, इनके नाम क्रम से याद कर रहे थे क्या? पक्की बात? चलो जी। अब आपने बोला सर a बराबर b बराबर c, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। सर ये तो क्यूब में हो गया, क्या सब में इसे लिख सकते हैं क्या? तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सर नॉट इक्वल टू लगाओ। क्या लगाओ? समझ, याद करने का तरीका सिखा रहा हूं। क्या लगाना है? नॉट इक्वल टू। अब देखो, नॉट इक्वल टू लगाना है तो पहले तो ये है कि आप कोर लंबाई में लगाओगे या अंतराफल के कोण में लगाओगे। तो हमने बोला हम पहले तो कोर लंबाई में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? पहले कोर लंबाई में। अब कोर लंबाई में लगाने का भी तरीका क्या है? या तो आप यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन से लगाना चालू करोगे या बैकवर्ड से लगाना चालू करोगे। तुमने बोला हम तो बैकवर्ड डायरेक्शन से लगाएंगे। सुनो क्या क्या सोचा हमने, क्या क्या बनाया।
ट्रिक समझा रहा हूं याद करने के लिए कि आपको नॉट इक्वल टू लगाना है तो पहले तो तरीका क्या है, कोर लंबाई में लगाएंगे या कोण में लगाएंगे। तो हमने बोला कि हम तो कोर लंबाई में लगाएंगे। फिर क्या बोला कि आप ये जो नॉट इक्वल टू लगाना है ये आगे से लगाना स्टार्ट करेंगे या इधर से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या बोला, हम पीछे से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो इधर दूसरा सिस्टम, ये दूसरा याद हो गया। अरे दूसरे में क्या है, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल 90 डिग्री, दूसरा याद हो गया। चलो अब आप यहां तो लगा ही चुके हैं, अब किसका नंबर है, इसका। चलो ऑर्थोरोम्बिक भी याद हो गया। तो ऑर्थोरोम्बिक क्या हुआ, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। ये तीन याद हो गए, नोट कर लो फटाफट से, तीनों याद कर लो। इसके बाद आता है हमारे पास मोनोक्लिनिक। इसके बाद क्या आता है, मोनोक्लिनिक। देखो मोनोक्लिनिक में क्या, नॉट इक्वल टू तो हो गया ना, ये नॉट इक्वल टू यहां लगाए दिए, इधर के नॉट इक्वल टू खत्म हो गए। अब किधर जाएंगे, एंगल में। अब एंगल में जाएंगे तो जो मोनोक्लिनिक है इसमें थोड़ा सा एंगल में थोड़ा सा विचित्र काम होता है। इसमें ये होता है, इसमें जो दो एंगल होते हैं ना, अल्फा और गामा, दो जो एंगल है अल्फा और गामा, ये तो कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री के। और इसमें बीटा होता है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यानी जो मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक के अंदर ए बी सी तो हमने याद कर ही लिया है। एंगल के लिए क्या बोला, अल्फा और गामा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, और बीटा होता है 90 नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आपको पता है ये जितने भी क्रिस्टल निकाय है, जितने भी का मतलब कितने प्रकार के क्रिस्टल निकाय है, 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय है। उसमें ये पूछा जाता है इन 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय में से सबसे सिमेट्रिकल कौन है, सबसे सममित कौन है और सबसे असममित कौन है। एक तो होता है मोस्ट सिमेट्रिकल, एक होता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल। मोस्ट सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा जिसके अंदर सिमेट्री पाई जाती हो। मोस्ट अनसिमेट्रिकल का होगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा अनसिमेट्री पाई जाती है। तो ये हमको याद करना है, मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा होगा, मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होगा। तो मोस्ट सिमेट्रिकल तो सबको याद है, क्यूबिक होता है। अच्छा, मोस्ट सिमेट्रिक में क्या हो सकता है, सभी बराबर हो। अरे इससे क्या सिमेट्री लाओगे भाई। तो मोस्ट सिमेट्रिकल में क्या हुआ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हुआ, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। ये तो क्या हुआ मोस्ट सिमेट्रिकल। मोस्ट अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ कि सर कुछ भी बराबर ना हो, कुछ भी बराबर ना हो। तो मैं आपको बता देता हूं, मोस्ट सिमेट्रिकल होता है क्यूबिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है ट्राइक्लिनिक। यानी ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होगा। सर ये तो याद हो गया, ए नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नहीं समझे क्या। तो क्या याद रखना था, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम क्यूबिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम ये लिखना पड़ेगा हमको। क्या लिखेंगे हम यहां पर, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। हिंदी में क्या का मतलब समझ में आ गया तुमको। अरे हिंदी में लिखने की जरूरत पड़ती है क्या इसको। मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है, घनीय। और दूसरा क्या बताऊंगा, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा होगा, ट्राइक्लिनिक। तो ये तो यार दोनों वैसे याद हो गए। इसका मतलब क्यूबिक में क्या करना है, सारी चीजें बराबर करनी है, सारे एंगल 90 डिग्री रखने हैं। और ट्राइक्लिनिक में क्या करना है, कुछ भी बराबर नहीं रखना है। क्यों, दो सिस्टम तो आपको वैसे याद हो गए भैया। अब कहां चलेंगे, अरे अब कहां चलेंगे। तो क्या हमारे नॉट इक्वल टू सारे खत्म हो गए क्या, अरे नॉट इक्वल टू खत्म हो गए क्या, या कोई बच रहा है, नहीं बच रहा, सारे खत्म हो गए। इसका मतलब हम वापस वहीं आ गए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर आए नहीं आए। चलो जी अब वापस क्या कहोगे, सर फिर नॉट इक्वल टू लगाओ। अभी हमने किस में नॉट इक्वल टू लगाया, कोर में। अब किसका नंबर, एंगल का। अब किसका नंबर है, एंगल का। और एंगल में आपने डिसाइड किया था आप नॉट इक्वल टू आगे से लगाना चालू करेंगे या पीछे से। इसका मतलब यहां पर ये नॉट इक्वल टू लगाया, चलो ये ट्रायंगुलर याद हो गया हमको। अब लास्ट क्या बचा, हेक्सागन। क्या कभी आपने हेक्सागन देखा या बनाया, हेक्सागन देखा क्या। ऐसे मुस्कुराने से क्या होगा, हाँ या ना बोलो ना। हेक्सागन देखा क्या,
पता हेक्सागन अगर नहीं देखा हो तो देखना, हेक्सागन के अंदर क्या होता है, दो कोर लंबाई तो बराबर होती है और एक कोर लंबाई बराबर नहीं होती है। यानी हेक्सागन में क्या होता है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और हेक्सागन में याद हो दो एंगल होते हैं 90 डिग्री के और एक एंगल होता है 120 डिग्री का। याद है, दो एंगल कितने डिग्री के हैं, एक एंगल कितने का, तो उसमें अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा कितने डिग्री का, अल्फा बीटा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और जो गामा एंगल है ये होता है 120 डिग्री का। ये लीजिए 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम बता दिए आपको मैंने, नोट कर लीजिए। तो 7 प्रकार के सिस्टम पर ये जो ट्रिक बताई ना, ये तभी लगेगी जब आपको ये क्रम से याद होनी, तो उल्टे पुल्टे कर दोगे तो तुम्हारा बैंड बच जाएगा। सबसे पहले नंबर पे क्या बोलना है, सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे, जैसे याद करा, ऊपर से दूसरे नंबर पे टेट्रा, टेट्रा, नीचे से दूसरे नंबर पे ट्राई, सिमेट्री देखो, ऊपर से सेकंड टेट्रा ट्राई, मोनो और ट्राई, मोनो के बाद ट्राई लिखना है, और एक ऑर्थो और है, याद होगा सर हमें, तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल और एक हेक्सागोनल। याद हो गया क्या? चलो जी, पहले में क्या बोला, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरे में क्या बोला, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरे में क्या बोला, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद हम कहाँ पर आए, मोनो, मोनो, मोनो में आए ना, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, दो एंगल 90 डिग्री, अल्फा और गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद किसमें, ट्राइक्लिनिक, कुछ भी बराबर नहीं होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद कौन आया, ट्राइगोनल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और हेक्सागोनल में दो कोर लंबाई बराबर होती, एक बराबर नहीं होगी, यानी ए बराबर सी नॉट इक्वल टू सी, दो एंगल 90 डिग्री, एक होता 120, ये भी याद रखना, 120 वाला गामा होता है या बीटा होता है, तो अल्फा और बीटा होते 90 डिग्री और गामा होता है 120 डिग्री। हमको याद हो गए सर। चलो जी, अब हम क्या बताएंगे आपको, सुनो। अब ये बताएंगे, जैसे मान लो क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक का मतलब क्या हुआ, क्या उसकी एक इकाई जो है वो घन बनेगी क्या, अरे एक इकाई क्या बनेगी, घन जैसी, फिर सारी इकाइयां घन 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 बन के चली जाएगी, उसको बोलेंगे घनीय निकाय। अच्छा, अब मैं आपको समझा रहा हूं, अगर इकाई सेल घन हो ना, इकाई सेल क्या हो, घन हो, तो उसके अंदर परमाणु की केवल और केवल 3 प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। कितने प्रकार की, कौन कौन सी, एक तो होती है सिंपल, एक होती है बॉडी सेंटर्ड, एक होता है फेस सेंटर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि जो घनीय निकाय होता है उसके अंदर केवल और केवल 3 प्रकार की इकाई सेल पाई जाती है। कौन कौन सी, सामान्य, काय केंद्रित, एक फेस सेंटर्ड। तो ये जो लिखा ना क्यूबिक, इसके अंदर 3 इकाई सेल लिखूंगा, कौन कौन सी, इंग्लिश में लिख दो, कौन कौन सी, सिंपल, दूसरी बॉडी सेंटर्ड, बॉडी नहीं, बॉडी सेंटर्ड, और एक क्या लिखूंगा मैं, फेस सेंटर्ड। ये लीजिए, आप लिखते चले। तो पहला जो निकाय है, पहले निकाय के अंदर कितने कितने प्रकार की इकाई सेल होती है, कौन कौन सी, उसमें सिंपल पाई जाती है, बॉडी सेंटर्ड एक होती है, फेस सेंटर्ड। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है, इसके अंदर 2 ही इकाई सेल पाई जाती है, दूसरे में 2 ही पाई जाती है, एक तो पाई जाती है सिंपल, सिंपल, और दूसरी पाई जाती है बॉडी सेंटर्ड। कौन कौन सी, साथ में लिखते चले। दूसरा जो निकाय है, अरे साथ में लिखो यार, इंतजार किसका कर रहे हो, बाद में तुम कुछ और लिख लेते हो, साथ में लिखते चलो। पहला जो निकाय है, घनीय निकाय में कौन कौन सी इकाई सेल पाई जाती है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। समझ में आ गई बात। दूसरा जो निकाय है उसमें क्या पाई जाती है, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड, ये समझ में आ गया। तीसरा निकाय कौन सा है, ऑर्थोरोम्बिक। सुनो ध्यान से, ऑर्थोरोम्बिक एक अकेला ऐसा सिस्टम है, ऑर्थोरोम्बिक
एक अकेला ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर चारों प्रकार की इकाई सेल पाई जाती है, बाकी कोई भी निकाय ऐसा नहीं है जिसमें चारों प्रकार की पाई जाती हो। आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा निकाय है जिसके अंदर चारों प्रकार की इकाई सेल पाई जाती है? उत्तर ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या क्या पाया जाएगा भैया? कौन सा? सिंपल पाया जाएगा। दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड, और एक और उसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड। क्या बोलते हैं? एंड सेंटर्ड। लिखते चलिए। चलो जी, ये जो एक इकाई सेल है ना वो एंड सेंटर्ड। अच्छा, जो सामान्य इकाई सेल है ना वो सभी में पाई जाती है। सामान्य इकाई सेल तो सब में पाई जाए। 7 प्रकार के सिस्टम है ना, तो सामान्य तो सभी में पाई जाएगी। चलो एक काम करते हैं, सामान्य तो सभी में लिख दे। इसमें भी लिखा सामान्य, इसमें भी क्या लिखा? सामान्य 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 सभी में पाई जाती है। चलो जी, अगला पॉइंट किसका नंबर आ गया? मोनोक्लिनिक। किसका नंबर आया? सुनोगे ध्यान से। ये जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, क्या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती है वो केवल 2 ही निकाय में पाई जाती है। एक तो कौन? एक उसका पड़ोसी भाई मोनो। एंड सेंटर्ड केवल 7 प्रकार के जो निकाय है उसमें से एंड सेंटर्ड केवल किस में मिलती है? 2 में। एक तो ऑर्थो में, एक उसका पड़ोसी मोनो। यानी मोनो में कौन कौन सी मिलेगी? सिंपल एंड सेंटर्ड। कौन सी मिली? और बाकी 3 जो लास्ट के हैं उनमें केवल और केवल सिंपल पाई जाती है और नहीं पाई जाती है। सर ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो बताओ क्यूबिक में कौन कौन सी इकाई सेल? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर। टेट्रागोनल में, ऑर्थोरोम्बिक में चारों पाई जाती है। उसके बाद आ गया मोनोक्लिनिक में, और बाकी सबके अंदर। चलो जी, तो पहले निकाय में, पहला जो निकाय है उसमें कितनी इकाई सेल पाई गई? तो पहले में कितना आया? 3। दूसरे में कितनी पाई गई? 2। तीसरे में 4। चौथे में, बाकी में 1। ये पॉइंट समझ में आया? देखो 3 और 2 कितना हुआ? 5। 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13 और 1। नंबर याद रख लेना है 14। ये पूछा जाता है। तो ये 14 नंबर क्या है? सुनो। क्या हमने 7 प्रकार के निकायों में इकाई सेल को कुल 14 प्रकार से व्यवस्थित किया? ये काम किसने किया था? ये किया था ब्रावेस ने। किसने? ब्रावेस ने। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रावेस जालक। आपसे पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, ब्रावेस जालक है, उत्तर लगा देना 14 पे। आपसे पूछा जाएगा क्रिस्टल जालक है, उत्तर लगाना 7 पर। यानी क्रिस्टल निकाय कितने प्रकार के? ब्रावेस जालक ये आ गया ना 14। तो इस बात को ऐसे लिख दो। तुमने तो लिख ही लिया होगा ब्रावेस जालक 14 होते हैं। लिख दो। चलो, ब्रावेस जालक कितने होते हैं? 14 होते हैं। लिख दो, ये लिख दो। फिर ये जो कहानी है ना ये लिखवा दूंगा ताकि तुम्हें याद रहेगी। ब्रावेस जालक कितने होते हैं? 14 होते हैं। ब्रावेस जालक के आगे क्या लिखोगे? 14 नंबर लिखे। अब इसमें 7 प्रकार के निकायों में 7 प्रकार के निकायों में 7 प्रकार के निकायों में इकाई सेल को कुल 7 प्रकार के निकायों में इकाई सेल को कुल 14 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। इकाई सेल को कुल 14 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ब्रावेस जालक की बात करें तो ब्रावेस जालक कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, एक सवाल लिखो।
एग्जाम्पल का कॉलम छोड़ दो ना, कॉलम में थोड़ी सवाल लिखेगी तू, सवाल लिख ले नीचे। जैसे ये नहीं लिखे था मोस्ट सिमेट्रिकल, ये कैसे लिखे थे? टेबल के नीचे, तो सवाल तो टेबल के नीचे आता है। सवाल लिखो, लिखिए ऐसे लिखो, 14 प्रकार के ब्रावेस जालक में, 14 प्रकार के, सवाल लिखवा रहा हूं, 14 प्रकार के ब्रावेस जालक में, 14 प्रकार के ब्रावेस जालक में काय केंद्रित, 14 प्रकार के ब्रावेस जालक में काय केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं की संख्या है? काय केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं की संख्या है? 7, 2, 3 और 5। अब देखो क्या पूछा इसने, ये जो 14 प्रकार के ब्रावेस जालक है उसमें बॉडी सेंटर्ड कितने हैं? तो बॉडी सेंटर्ड कहाँ कहाँ मिला? एक तो क्यूबिक में मिला, एक आपको टेट्रागोनल में मिला, अरे आप ऑर्थो में मिला, तो कितने आएगा? 3। इसका उत्तर देंगे 3। ये समझ में आया? तो इस सवाल का जवाब कब दे सकते थे? जब हमको ये पता होता कि कौन से निकाय में कौन कौन सी इकाई सेल पाई जाती है, तभी दे सकते या नहीं दे सकते थे? क्या हमको ये याद करना पड़ेगा? क्या मैंने क्लास में याद करवाया? नहीं करवाया? ये सवाल पूछा था नीट 2021 में। किसमें? नीट 2021 में। इसका मतलब हमको ये याद करना पड़ेगा। समझ गए बात को? ऐसे सवाल पूछेंगे, नहीं दे सकते उत्तर। नीट 2021 के एग्जाम में लिख दो, नीट 2021 में ये सवाल पूछा था। तो अब ये सवाल पूछा तो ऐसा कोई सा भी सवाल बना सकते हैं। अच्छा, मैंने सवाल बनाया कि बताओ 14 प्रकार के जो ब्रावेस जालक है उसमें सामान्य इकाई सेल कितनी होती है? 7 होती है। एंड सेंटर्ड इकाई सेल कितनी होती है? फलक केंद्रित 2, एक तो क्यूबिक में और एक ऑर्थोरोम्बिक में होती है। समझ गए बात को? एक तो ये सवाल आता है जो मैंने आपको बताया, एक सवाल पूछेगा, कोई सा भी निकाय दे देगा और आपसे बोलेगा इसके लिए कौन सा सही है, ABC अल्फा बीटा गामा का रिलेशन दे रखा होगा। ये तो बहुत अच्छे से याद कर ही लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना। एक एग्जाम, एक कॉलम और बचा जिसमें क्या है? उदाहरण। क्या आप उदाहरण एनसीईआरटी में से देख के लिख लोगे? उदाहरण याद ही करने हैं, उसमें भी नहीं समझा सकता कुछ, समझाने की चीज मैंने बता दी है। ठीक है, तो आप क्या करना मैं लिखवा दूं? तो लिखो, फिर लिखो। मैं भी एनसीईआरटी में से लिखवाऊंगा। गणिय में लिखो। गणिय में किस में लिखोगे? सबसे पहले गणिय में लिखो। पहला NaCl, क्या लिखा? कोमा लगा के लिखना। NaCl के बाद क्या लिखा? दूसरा क्या? नहीं लिखा? NaCl कोमा लिखना नहीं है, कोमा लगाना है। ऐसे लिखा NaCl कोमा लगाना है ना कि लिखना है? NaCl कोमा, ये लिखा मैंने जिंक ब्लेंड। क्या लिखा? जिंक ब्लेंड। क्या लिखोगे? जिंक लिखना आता है। जिंक ब्लेंड होता है, जानते हो जिंक ब्लेंड? ZNS का नाम सुना तुमने? ZNS का नाम सुना क्या? उसी की संरचना होती है, आगे बताएंगे, अभी केवल लिख लो जिंक, ऐसे लिख देना। जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। ठीक है, एक लिख दो कॉपर। एक क्या लिख दो? कॉपर। ये किसके एग्जांपल है? चलो जी, उसके बाद क्या लिया हमने? टेट्रागोनल। इसके एग्जांपल लिखो। व्हाइट टिन। व्हाइट का मतलब होता है ना सफेद। श्वेत टिन, हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वेत टिन, कोमा SnO2 कोमा TiO2 और एक लिख देना CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। क्या क्या? एक तो क्या लिखा मैंने? व्हाइट टिन। दूसरा क्या लिखा? SnO2 और Ti, और एक क्या लिखा? कैल्शियम। ये आ गया, ये दूसरे के एग्जाम्पल आ गए। तीसरा ऑर्थोरोम्बिक की लिखो। इसका एग्जाम्पल लिखा हमने रोम्बिक सल्फर। ऑर्थोरोम्बिक एग्जाम्पल लिखो रोम्बिक सल्फर।
रोम्बिक सल्फर, KNO3, BaSO4, KNO3, BSO4, एक लिख दो मैच बॉक्स, माचिस, माचिस नहीं जानते, वो एग्जाम्पल। ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सा नंबर पे आएगा? नंबर 4। नंबर 4 क्या लिया हमने? कौन सा? मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल लिखो, मोनोक्लिनिक सल्फर। क्या लिखा हमने? मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल लिख दो, मोनोक्लिनिक सल्फर, और एक लिखो उसमें Na2SO4.10H2O, ऐसे Na2SO4.10H2O, ये लिख देना, Na2SO4.10H2O। उसके बाद किसका नंबर है? ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल लिखो, ट्राइक्लिनिक में लिखो K2Cr2O7, K2Cr2O7, जानते ना पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। एक और एग्जाम्पल लिखो इसका H3BO3, H3BO3, नाम पता है? बोरिक एसिड, H3BO3। और एक लिख दो CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। ठीक है। अब कौन सा एग्जाम्पल है हमारा? कौन सा है? ट्राइगोनल का एग्जाम्पल लिखो कैल्साइट, ऐसे क्या लिखा है ये? कैल्साइट पता है किससे बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं कैल्साइट, कैल्साइट। और एक लिखो इसमें HGS, सिनेबार, क्या बोलते हैं उसको? सिनेबार, सिनेबार। ठीक है, लिख दिया। लास्ट एग्जांपल क्या बचा हमारे पास में? हेक्सागोनल, है ना? हेक्सागोनल में लिख दो, हेक्सागोनल का एग्जांपल लिखोगे आप ग्रेफाइट। क्या लिखा एग्जांपल हेक्सागोनल में? ग्रेफाइट। एक तो ग्रेफाइट लिख दो, एक आप लिखेंगे जिंक ऑक्साइड, और एक कैडमियम सल्फाइड। ये 3 एग्जांपल लिख लो। ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, एनसीईआरटी से लिखे हैं हमने एग्जाम्पल, तो ध्यान रख लेना एग्जाम्पल को। अभी तक एग्जाम में एग्जाम्पल तो खैर नहीं पूछे गए हैं, पर एक बार तुम देख जरूर लेना। ठीक है। तो जी हमने क्या पढ़ा? अरे अभी तक हमने क्या पढ़ा? कि सर हमने बहुत कमाल की चीज पढ़ी अभी तक तो। अरे कमाल की चीज नहीं पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है स्टेबल के ऊपर। तो मैंने सारी चीजें आपको समझा दी है। अच्छा चलो चलते। अब ये जो चैप्टर है ना, अच्छा बताओ क्रिस्टल निकाय कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। हमारा जो सिलेबस है उसमें केवल जो स्टडी है वो है घनीय सिस्टम की, केवल और केवल किसकी? अब हम जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे? अब हम किसका अध्ययन करेंगे? तो हेडिंग लिख दे क्या? स्टडी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको? घनीय निकाय का अध्ययन। घनीय क्रिस्टल निकाय का अध्ययन। किसका अध्ययन? हेडिंग लिख दो, घनीय क्रिस्टल निकाय का अध्ययन। अध्ययन तो करेंगे, पर किसका अध्ययन करेंगे भैया? घनीय क्रिस्टल निकाय का अध्ययन करेंगे। अच्छा बताओ, घनीय निकाय में कौन कौन सी इकाई सेल पाई जाती है? घनीय में कौन कौन सी पाई जाती है? कौन कौन सी? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, और तो इसके अध्ययन में क्या काम करूंगा मैं? अध्ययन के अंदर 3 इकाई सेल का अध्ययन करूंगा। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे हम? सबसे पहले क्या लेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का अध्ययन करेंगे। हिंदी में कैसे लिखेंगे? सामान्य घनीय इकाई सेल। हिंदी में क्या लिखेंगे? लिखते चलो, सामान्य घनीय इकाई सेल का अध्ययन करेंगे हम सबसे पहले। सबसे पहले किसका अध्ययन होगा जी?
अच्छा बताओ अच्छा मेरी बात सुनो, क्या हमने अब घनीय निकाय लिया? निकाय कौन सा लिया? इसका मतलब अब मैं जब भी इकाई सेल बनाऊंगा, घन बनाऊंगा, घन के अलावा कुछ नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम घनीय निकाय पढ़ रहे हैं। अभी तक तो मैंने आपसे क्या बोला था, इकाई सेल का मतलब आप कुछ भी बना सकते हो, आप षटकोणीय बना सकते हो, आप ट्रायगोनल बना सकते हो, आप मोनोक्लिनिक बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। पर अब क्या बोला, हम अध्ययन किसका करेंगे? घनीय निकाय का अध्ययन करेंगे, तो उसकी इकाई सेल घन होगी क्या? तो कसम खा लो, अब जब तक ये हम इसका अध्ययन करेंगे, मैं जब भी बनाऊंगा घन बनाऊंगा, घन के अलावा कुछ नहीं बनाऊंगा। मेरी कसम खा रहे होंगे? और तुम पहले ही डायग्राम में घन नहीं बनाओगे ताकि सर मर जाए। ऐसा चाहते हो क्या तुम? ऐसा चाहते हो? फिर हमारा जैसा कहाँ मिलेगा तुमको यार। चलो जी, हमने कौन सी इकाई सेल बनाई? अरे भैया कौन सी इकाई सेल बनाई? घन बनाई। अच्छा बताओ, जो घन तो बना लिया, पर हमने घन में भी सामान्य इकाई सेल ली ना। सामान्य इकाई सेल में परमाणु केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? क्या कोने के अलावा कहीं और पाया जाता है? तो परमाणु कहाँ बनाएंगे? कोने के अलावा और कहीं बनाएंगे? केवल कहाँ बनाएंगे? उसके अलावा और कहाँ बनाएंगे? सर कहीं नहीं बनाएंगे, केवल कोने पे बनाएंगे। कोने कितने होते हैं? 8 कोने पे 8 परमाणु बनाएंगे। अब सुनो भाई, जैसे मान लो ये कमरा हमारा घन है। कमरा क्या है? कमरा क्या है? घन जैसा नजर आ रहा है? नजर तो नहीं आ रहा सर, पर मानना पड़ेगा। नजर तो नहीं आ रहा, पर आपको मानना पड़ेगा कि ये जो कमरा है वो क्या है? घन। इस घन पर हमने क्या रख दिए? 8 कोने पर 8 परमाणु। सब बच्चे देखो, क्या कोने पे परमाणु नजर आ रहे हैं? 8 कोने पे 8 परमाणु दिख रहे हैं। आप परमाणु का मतलब क्या समझते हो? क्या परमाणु गोला होता है? तो आपने 8 कोने पे 8 परमाणु रखे। परमाणु कैसे रखे? सुनो ध्यान से। जैसे ये कोना है ना, इस कोने पे क्या रखा मैंने? परमाणु। परमाणु का मतलब ये नहीं समझे एक छोटी सी गोली रख दी है, इस पे एक परमाणु रखा है। वो कितना बड़ा? सुनो 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 सुनो, इस सुनो सुनो, यहाँ इसमें अपने क्या रखा? परमाणु। उसमें भी क्या रखा? परमाणु। तो व्यवस्था बता रहा हूँ कैसे व्यवस्था होगी। इस पे जो परमाणु रखा ना मैंने, इस पे जो परमाणु, इतना बड़ा परमाणु होगा कि इस कोने का परमाणु और उस कोने का परमाणु, दोनों परमाणु एक दूसरे को यहां पर आके टच करेंगे। इमेजिन करना है। दूसरा, हमने क्या इस कोने पे परमाणु रखा, उस कोने पे परमाणु रखा, तो दोनों परमाणु एक दूसरे को टच करेंगे। इस कोने का परमाणु उस कोने का परमाणु एक दूसरे को टच करेंगे। इस कोने का परमाणु उस कोने के परमाणु को टच करेंगे। वो कोने वाला परमाणु उसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा। यानी जो परमाणु है ना, तो हम ऐसे बोलेंगे सर परमाणु का कांटेक्ट कैसे होगा? तो जो इसको बोलते हैं हम कोर। क्या बोलते हैं? कोर। अपन एक काम कर, एक कोर बना दूं मैं। चलो कोर छोड़ो, हम क्या कर रहे हैं, मैं ये वाली फलक बना रहा हूं जो सामने बोर्ड पे दिख रही है। आपको ये फलक नजर आ रही है? ठीक है, ये मैंने फलक बना दी। ये क्या बना दी मैंने? एक, अरे क्या बना दी? ये फलक बना दी। इस फलक पे कितने कोने हैं? कितने कोने? तो 4 कोने पे 4 परमाणु रखेंगे आपने। ये देखो, आपने एक परमाणु कहाँ रख रखा है? ये परमाणु नहीं है, ये परमाणु। परमाणु को अब बनाऊंगा मैं। तो क्या ये परमाणु रखा है यहाँ पर? ये परमाणु रखा है यहाँ पर। क्या आपने एक परमाणु ये यहाँ रखा? ये रखा। क्या आपने एक परमाणु ये यहाँ रखा? रखा यहाँ। एक परमाणु आपने यहाँ रखा। ये होते सामान्य इकाई सेल। समझ गए बात को? अब जैसे ये आपको एक फलक नजर आ रहा है ना, ये वाली फलक भी ऐसी होगी, वो फलक भी ऐसे है, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है। आपको इमेजिन करना है, आपको सोचना है। क्या सोचना है? कि परमाणु कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं। प्रत्येक कोने का परमाणु, प्रत्येक वो, हाँ दूसरे कोने का मतलब वो भी अलोंग कोर, कोर के अनुदिश। आप ऐसे मत बोलना सर क्या इस कोने का परमाणु उस कोने के परमाणु को टच करेगा? नहीं, ये उसको नहीं करेगा, ये उसको भी नहीं करेगा। ये कैसे करेगा? ये इसको टच करेगा, इसको टच करेगा और उसको टच करेगा। मतलब आपको कोर के अनुदिश जाना है। रास्ता बता दिया कैसे जाना है।
कोर के अनुदिश आना। क्या आपको इकाई सेल दिखाई दे रही है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। हमने मान लिया ये जो परमाणु है इसकी त्रिज्या का मान r है। क्या है? और आपको पता है ये दूरी क्या होती है? क्या ये कोर लंबाई होती है क्या? अरे घन में तो कोर लंबाई a बराबर b बराबर c होती है, तो सबको a बोल दें क्या? हमने क्या मान लिया? घन की कोर लंबाई है a। क्या मान लिया? a। चलो जी, इसमें बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा। पॉइंट नंबर ए क्या लिख रहा हूं मैं? पॉइंट नंबर ए लिख रहा हूं मैं, घन की कोर लंबाई। क्या लिखा? घन की कोर लंबाई तथा परमाणु की त्रिज्या। घन की कोर लंबाई को क्या लिखा अपने? ए। परमाणु की त्रिज्या को क्या लिखा? आर। के मध्य संबंध। साथ में लिखना चालू कर दो। ऐसे चित्र बना लो जिसे मैंने बोर्ड पे बनाए हैं। ये चैप्टर बहुत कठिन है, बहुत आसान चैप्टर है, पर मैंने आपको पहले दिन क्या बोला था? समझना चाहिए। अब आपने अगर समझ लिया ना, अब देखना भी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये सारे फॉर्मूले वगैरह जो बनाऊंगा ना, ये सब आप अपने आप बना लोगे। मैं भी तुमसे पूछ पूछ के लिखूंगा, मेरे को भी नहीं आते। तुम जो कहोगे ना वही लिखता चलूंगा। अभी तुमने बताया ना, देखो मैंने सक्सेस चित्र बना दिया है, लिखो फटाफट से। ये चैप्टर जिस बच्चे ने ध्यान से क्लास में पढ़ लिया होता है ना, पता है सॉलिड स्टेट का एग्जाम के अंदर 1 या 2 सवाल पूछता है, एक तो कम से कम आता है, कई बार तो 2-2 सवाल भी पूछ लेता है। तो आपने अगर ध्यान से चैप्टर पढ़ा ना, तो ये सवाल, इस चैप्टर का सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होता, कभी भी गलत नहीं होता है। पर उसके लिए जो बातें बताते हैं ना, वो सुनना पड़ता है क्लास में। चलो बताओ, सबसे पहले ए पॉइंट क्या लिखा आपने? किसके मध्य संबंध? बताओ। अब देखो इधर, इधर देखो, क्या ये जो परमाणु है, अब आपको याद रखना है कि जब सामान्य इकाई सेल होती है ना, उसके अंदर परमाणु एक दूसरे के कांटेक्ट कहाँ करते हैं? कोर पर। कहां पर? तो कोर पे क्या है? इनका संपर्क हो रहा, नहीं हो रहा? इसका मतलब ये जो कोर लंबाई यहां से तक की कितनी होती है? अरे ये ए नहीं होती क्या? और इस ए में क्या आया? इस परमाणु की त्रिज्या, इस परमाणु की त्रिज्या, तो संबंध क्या हो गया? ए बराबर 2r। बस ये याद रखना है। सवाल एग्जाम में क्या आता है? वो बोलता है सामान्य इकाई सेल में कोर लंबाई इतनी है तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी? परमाणु की त्रिज्या दे देगा, कोर लंबाई पूछ लेगा, तो ये उसी बच्चे से बनेगा जिसको ये पता हो कि सामान्य के अंदर संबंध होता है ए बराबर 2r। नहीं समझे? समझ गए, वेरी गुड। ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर? प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या। सेकंड क्या पूछ रहा हूं? इसके एक इकाई सेल में कितने परमाणु होंगे? तो बताओ, इसके एक इकाई सेल में कितने परमाणु होंगे? 8 × 1/8 करेंगे, क्या आएगा? या तुम्हारी वापस नीयत खराब हो गई है? एक ही आएगा ना? ऐसा तो नहीं सर 8 है, तुम बोलो सही हमारा पूरा है, हमारी नीयत खराब हो गई है, हमारे अंदर बेईमानी आ गई सर, हम किसी और को नहीं देंगे। जबकि इस परमाणु पर कितने लोगों का हिस्सा? 8 का। हमारे हिस्से में तो 1/8 ही आएगा ना। तो बी पॉइंट आ गया इसका। सी पॉइंट लिखो। सी पॉइंट बताते इसके लिए समन्वय संख्या। क्या लिखा मैंने? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसको लिखा हमने C.n। C.n का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। C.n इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब पहले तो समझाऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है। किसका मतलब समझाऊंगा? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये समझो, जैसे मान लो कोई भी जैसे आप खड़े हो, समझ आ रहा एग्जाम्पल है, सुनो भाई। जैसे अपने समझे सारे, ये जब भी हम बात करते हैं ना परमाणु कोने पर रखे गए, तो इनमें कोई छोटा बड़ा परमाणु नहीं होता, सारे परमाणु आइडेंटिकल होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। हमने बोला कि सारे इस क्लास के अंदर ये जो बच्चे हैं इनको भी हमने क्या मान लिया? एक गोला मान लिया। तो क्लास में ये इतने सारे गोले बैठे हुए हैं। चलो जी, एक गोला ये खड़ा हो गया,
अब हमको क्या देखना है, सुनो, हमको क्या देखना है कि ये जो परमाणु है, सुनो भाई, ये क्या देखना है, ये जो परमाणु है, इस परमाणु के नजदीक, इस परमाणु के नजदीक कितने परमाणु दूसरे बैठे हुए हैं। नहीं सुनो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, अपना दिमाग मत लगाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझा रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये बच्चा है ना, अब इसके इधर भी बच्चा बैठा हुआ है, उधर भी बैठा हुआ है, आगे भी पीछे भी है, पूरी क्लास में बच्चे बैठे इसके अराउंड ही है। तो हम क्या देखेंगे, जैसे ये बच्चा है तो इससे जो और बच्चे बैठे हुए ना, वो कितनी कितनी दूरी पे बैठे हुए हैं, और उनमें से जो सबसे कम दूरी वाला बच्चा होगा उसको बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमको क्या देखना है, आप बैठो, ऐसे समझ जा। सुनो, जैसे मान लो ये मैंने ए पॉइंट लिखा, आपने ये क्या लिखा, हमने ए पॉइंट लिखा। अब इसके अराउंड देखो परमाणु, यहाँ पर परमाणु है, यहाँ परमाणु है, यहाँ परमाणु है, यहाँ पर परमाणु है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आपको ये देखना है कि इससे, जैसे ये जो परमाणु है ना, इसके अराउंड ये इससे भी घिरा हुआ है, 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 ये चारों तो एक समान दूरी पर है, इससे भी घिरा हुआ है, इससे भी घिरा हुआ है, इससे भी घिरा हुआ है। पर हमको कौन से परमाणु गिनने हैं, जो पास वाले होते हैं। तो हम इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, सबसे कम दूरी वाले को गिनेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है समीपस्थ परमाणुओं की संख्या। समीपस्थ का मतलब सबसे पास वाले, यानी हमारा एक परमाणु कितने समीपस्थ परमाणुओं से घिरा हुआ है, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की परिभाषा लिख दो, समीपस्थ परमाणुओं की संख्या। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, समीपस्थ। समीपस्थ का मतलब समझते हो, नियरेस्ट, हमारे सबसे पास वाला पड़ोसी। तो क्या लिखा हमने, समीपस्थ परमाणुओं की संख्या। इसका मतलब इसके, जैसे आपका जैसे घर होता है ना, आपके घर है, कॉलोनी में घर है, उसके चारों ओर बहुत सारे घर बने हुए हैं। तो आपसे बोला जाए आपका सबसे पास वाला पड़ोसी कौन है, तो सबसे पास वाला पड़ोसी वही होगा जिसकी मकान की दीवार और आपकी मकान की दीवार कॉमन हो, वही तो सबसे पास वाला पड़ोसी होगा ना। हाँ, उसके आगे वाले, जिसे पास वाले शर्मा जी, आगे वर्मा जी है, तो वर्मा जी थोड़ी समीपस्थ होंगे, वो तो दूर वाले पड़ोसी हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में शर्मा जी को गिनना है, वर्मा जी को नहीं गिनना है। समझ में आ गई बात तुमको, समझ में आ गई बात। चलो जी, अब हमको क्या देखना है, यानी समीपस्थ परमाणु की संख्या देखनी है। तो जितने समीपस्थ परमाणु होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। हमारे पास इकाई सेल कौन सी है, घनी है। घनी इकाई सेल समझ में आती है तुम लोगों को, समझोगे, याद कराऊं, समझोगे। चलो जी, क्या आपको ये इकाई सेल नजर आ रही है, परमाणु कहाँ रखे हुए हैं, क्या कोने के अलावा कहीं और है क्या, हम इस कोने पे बैठे हुए हैं, हम कहाँ जाके बैठ गए, और ये देख रहे हैं उस कोने पे बैठ के कि कितनी कितनी दूरी पर परमाणु नजर आ रहे हैं। उस कोने पे बैठ के क्या देख रहे हैं भाई, तभी तो पता लगेगा ना हमारा सबसे पड़ोसी कौन हुआ। तो वहां से कोने पे बैठ के क्या देख रहे हैं, कितने कितने दूरी पर परमाणु नजर आएंगे। अच्छा, हमने परमाणु केवल कोने पे रखे हैं ना, हम कहाँ जाके बैठ गए, तो कोने पे बैठ के कोने को देखेंगे या फलक को केंद्र के देखेंगे, फलक के केंद्र को देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वहां तो परमाणु नहीं रखा हमने परमाणु कहाँ रखा, हम कहाँ बैठे, तो कोने पे बैठ के कोने को देखना है, कोने पे बैठ के, बाकी कहीं नहीं देखना है। चलो इस कोने पे बैठ गए, अब सुनो सुनो सुनो, इस कोने पे बैठ गया, इस कोने पे बैठ के क्या वो कोने का परमाणु नजर आएगा, उस कोने से ये कोने का परमाणु नजर आएगा, इस कोने से उस कोने का परमाणु नजर आएगा, इस कोने से उस कोने का परमाणु नजर आएगा, देखिएगा ना सर। अच्छा, इस कोने से वो नीचे वाला जो कोना है ना, उस कोने का परमाणु नजर आएगा, ये नजर आएंगे, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो देखो, इस कोने से हमने क्या क्या देखा, इस कोने से कितनी कितनी दूरी पर परमाणु नजर आ रहे हैं। सुनो, अरे भैया सुन, इस कोने से एक तो क्या वो वाले परमाणु नजर आए अपने को, ये वाले परमाणु कितने दूरी पे थे, यानी एक तो ए दूरी पर परमाणु दिखे, समझ में आ रहा है। एक इस कोने से हमको कौन सा परमाणु दिखा, उस कोने वाला, वो कितने दूरी पर है, वो कितने दूरी पर है, √2 है। एक इस कोने से हमको उस कोने वाला परमाणु नजर आया, वो कितने दूरी पर है,
इसका मतलब हमें से बोल रहे इस कोने से जो है ना परमाणु कितने कितने दूरी पर है, एक तो ए दूरी पर, एक √2a और एक √3a पर। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है सर, नहीं है सर। अच्छा बताओ ए दूरी पे कितने परमाणु होंगे? हम जो बैठे हैं ना, सुनो सुनो सुनो, ये जो इकाई सेल है ना, ये अकेली इकाई सेल नहीं है, इसके उधर भी रूम है, उधर भी रूम है, उधर भी है और ऊपर भी रूम बने हुए हैं। अरे ये तो हम 3D में बात कर रहे हैं ना। सुनो सुनो सुनो, इस कोने से देखो, अब इस कोने से अब इस कोने से कौन से परमाणु गिन रहा हूं मैं? ए दूरी वाले। कितने दूरी वाले? ए दूरी। सुनो सुनो सुनो, ये कोना है ना, क्या इससे ए दूरी वो परमाणु होगा? और इससे ए दूरी पे उस उधर परमाणु होगा? कितने हो गए? 2। ये होगा एक ऐसे के ऊपर, एक वो, और एक इस रूम में 6। ए दूरी पे कितने परमाणु आएंगे? ए दूरी पे 6 परमाणु पाए जाते हैं। नहीं समझे? अब मैं आपको बताऊंगा √3a दूरी वाले। कितने दूरी वाले? √3a का मतलब क्या? कोने से कहां देखना है? बॉडी डायगोनल का कोना देखना है। सुनो ध्यान से, इस कोने से देखेंगे तो क्या उस बॉडी डायगोनल कोना एक परमाणु नजर आएगा? एक इस वाले रूम में नजर आएगा, एक उस वाले रूम में, एक उधर, 4 इधर, ऊपर फ्लोर। अरे तुम ये क्यों भूल जाते हो कि बहुत सारी इकाई सेल है, अकेले थोड़ी ना, तो 4 ऊपर नजर नहीं आएंगे क्या? इसका मतलब √3a दूरी पे कितने परमाणु है? 8 परमाणु। बात समझे नहीं समझे? नहीं समझ में आया तो बोल देना, दोबारा नहीं समझाऊंगा। अभी तो बोल दो, अभी तो बता देंगे। कौन सा वाला? ए दूरी वाला आएगा समझ में? √3a दूरी कहां पर होगी? उस कोने से ऊपर नहीं, बॉडी डायगोनल नीचे वाला होता है। पहले ये समझ में आना चाहिए, √3a बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है। इसका मतलब मैं कौन सा परमाणु देखूंगा? यहां से उस नीचे वाले कोने का परमाणु देखूंगा, तो एक परमाणु इस इकाई सेल में होगा, एक उधर, 2, 3, 4, और 4 ऊपर नहीं होंगे क्या? कितने होंगे? दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखता है? नहीं दिखता है तो चश्मा लगवा लो नंबर का। अब कौन से परमाणु बताऊंगा? कौन से? √2a। √2a का मतलब कौन सा परमाणु होता है? सर वो फेस डायगोनल वाला होता है सर। आओ इधर आओ, इस कोने पर है तो √2a वाले कौन से परमाणु होते हैं? फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल पे जाना, इधर उधर भटकना नहीं है। सुनोगे? ये कोना है, क्या ये इस कोने से वो परमाणु √2a दूरी का होगा? इसके पास में एक और रूम बना हुआ है, तो क्या वो भी √2a का होगा? कितने हो गए? 2। क्या ऐसे कैसे रूम ऊपर भी बने हुए हैं क्या? जब अपन ऐसे आएंगे तो क्या हम ऊपर वाले कमरे में से नहीं जाएंगे क्या? ऐसे आएंगे तो उधर नहीं जाएंगे क्या? कितने हो गए ये? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ये 4 कैसे बना है? इधर देख, ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे मान लो ये 4 कमरे बने हुए हैं और हम इस कोने पे थे। ये 4 कमरे कौन से हो गए? ये कमरा कौन सा जिसमें हम बैठे हुए हैं? ये कमरा कौन सा हुआ? इधर वाला। ये कमरा कौन सा है? हमारे ऊपर वाला। और ये कमरा पास वाले के ऊपर वाला, और हम इस कोने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये √2a वाला एटम नहीं हुआ क्या? ये √2a का नहीं हुआ? √2a कितने एटम होंगे? ये 4 तो ये हो गया इसके अंदर। अभी खत्म थोड़ी ना हुई कहानी। सुनो, हाँ समझ में आया सबको? तो हमने कौन सी वाली फेस ली? ये वाली ले ली अपन ने। अब हम लेंगे इस वाले को। किसको लेंगे? तो सेम एक ही केस ये बन गया। नहीं बनेंगे क्या? 1, 2, 3, 4 कितने होंगे? 8। अभी खत्म नहीं हुई पिक्चर, अभी तो ये भी तो है। तो ये फलक नहीं है क्या? इसको आप ऐसे कर दो ना, ये इसको ऐसे कर लो, अभी ऐसे है ना, इसको ऐसे छाते की तरह बना लो और ये कोना हो गया। तो ये नहीं आ रहे कि 4 कितने हो गए? 4, 4, 4, 12 कितने? तो मैंने आपको क्या समझाया? एक कोने से ए दूरी पे कितने परमाणु होते हैं? 6। ऐसे याद रखो, एक कोने से ए दूरी पे कितने परमाणु? √2a दूरी पर और √3a पर। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका मतलब कोने से कितनी दूरी पर परमाणु है? एक तो किस दूरी पर है? ए पर, दूसरा और तीसरा। ठीक है, सबसे कम दूरी कौन सी है? ए वाली। ये कौन है? शर्मा जी। सबसे कम दूरी वाले तो शर्मा जी थे ना। इससे अधिक दूरी वाले ये वर्मा जी।
अरे इससे अधिक दूरी ये नहीं है क्या? इसका मतलब सबसे कम दूरी वाले कितने पड़ोसी हमारे? तो हम बोलेंगे हमारे समीपस्थ हमारे जो समीपस्थ जो पड़ोसी है ना वो है ए दूरी पर। उससे दूर वाले जो हमारे पड़ोसी है वो √2a दूरी पर है। उससे और दूर वाले √3 पर है। और ए दूरी वाले कितने हैं? 6। इससे अधिक दूरी वाले, उससे अधिक वाले, पर समन्वय संख्या में कौन से गिनते हैं? बिल्कुल पास वाले। पास वाले तो ए आ गया है ना, इसका मतलब समन्वय संख्या आएगी 6। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? बहुत मेहनत करनी पड़ती समझाने के लिए, पर समझ में आ गया ना? वेरी गुड। लिख लो समन्वय संख्या कितनी आएगी। अब वो, अरे रुक जा लड़की, रुक जा, मैं लिखवा रहा हूँ, टेंशन मत ले। ये इतना समझाया तो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा भी सही नहीं यार। मुझे क्या लगता है कि तुम्हें ये याद रह जाएगा ना? ना तो ये लिखवा रहा हूं मैं। तो ये क्या लिखवाया मैंने, बताओ? अब लिखेंगे तरीके से। हम लिखेंगे सामान्य इकाई सेल में, सुनो, सामान्य इकाई सेल में प्रथम तीन समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी। तो प्रथम दूरी कौन है? ए। दूसरी दूरी और तीसरी, लिखो अगला पॉइंट। ये जो समन्वय संख्या है ना, इसी में लिख दो। समन्वय संख्या सी पॉइंट है ना, इसी के अंदर लिखो। ऐसे लिखो, सामान्य इकाई सेल में, सामान्य इकाई सेल में, सामान्य इकाई सेल में, सामान्य इकाई सेल में प्रथम तीन समीपस्थ, प्रथम 3 समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी। प्रथम 3 समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी। तो क्या लिखेंगे बताओ? सबसे समीपस्थ वाले ए कोमा, उससे दूर वाले क्या, और उससे और दूर वाले √3। ये बात समझ में आ गई तुमको? ये तो क्या लिखा मैंने? प्रथम 3 समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी। ये तो दूरी है। अगर ये देखें प्रथम 3 समीपस्थ परमाणुओं की संख्या, ये तो दूरी है। अब किस में बात करें? संख्या। तो प्रथम 3 समीपस्थ संख्या का मतलब ए दूरी पे कितने हैं? √2a पर, और ये हो गया 8। अगला पॉइंट लिखो, इसे स्टार लगा के क्या लिखोगे? प्रथम 3 समीपस्थ परमाणु की संख्या। प्रथम 3 समीपस्थ परमाणुओं की संख्या। प्रथम 3 समीपस्थ परमाणुओं की संख्या बराबर क्या लिखोगे? 6, 12 और 8। समझ में आ गई बात? सवाल में अगर पूछेगा कि सामान्य इकाई सेल में समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी क्या होगी, ये पूछा उसने। क्या ये पूछा? समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नियरेस्ट नेबर, समीपस्थ पड़ोसी परमाणु के मध्य दूरी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अरे समझ में आ गया? NND। NND का क्या मतलब है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मतलब समीपस्थ परमाणु के मध्य दूरी। जब समीपस्थ परमाणु के मध्य दूरी पूछे तो तीनों नहीं लिखनी है, वो लिखनी है जो सबसे पास वाला हो, यानी प्रथम नियरेस्ट। और प्रथम नियरेस्ट कौन है? ए। तो जब भी आपसे पूछा जाए समीपस्थ परमाणु के मध्य दूरी क्या होगी, तो उत्तर क्या देना है? ए देना है। अच्छा, समीपस्थ परमाणु कौन सा होता है पता है? हमारा जैसे घर है ना, तो हमारे घर के सबसे पास वाला घर कौन सा होगा? जिसकी दीवार, उनकी दीवार हमारी दीवार कॉमन हो, वही तो होगा ना। इसका मतलब जब भी ऐसा पूछा जाए ना समीपस्थ परमाणु, तो समीपस्थ परमाणु का मतलब जो परमाणु एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और टच तो यही दोनों कर रहे हैं ना। तो ये ए नहीं आया क्या? समीपस्थ परमाणु जब भी पूछा जाए,
कौन से परमाणु बताना है, कौन से परमाणु के मध्य दूरी, दो ऐसे परमाणु के मध्य दूरी जो एक दूसरे के चिपके हुए हैं और चिपकते कहां पर है, ये इस एज जो कोर है ना इसके अलोंग इनका कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए ये ए बता देंगे, ये आंसर आ जाएगा। चलो जी, सी पॉइंट हो गया। अब डी पॉइंट पे आ जाओ। डी बताएंगे आपको संकुलन क्षमता। क्या बताएंगे? इसको बोलते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी को लिखा हमने पीई, पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता, इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है बताओ तो? नहीं बताता हूं मैं। किसका मतलब समझा रहा हूं मैं? संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी। सुनो भाई, जैसे आपको ये घन दे दिया गया, क्या दे दिया? घन दे दिया, और घन दे के आपसे क्या बोला? परमाणु केवल और केवल कहां जमाने हैं? कोने पर। और आपसे बोला जो घन है, घन दे के आपसे क्या बोला? ये जो घन है ना इसका आयतन है 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। कितना आयतन दे दिया? और क्या बोला? इसके अंदर गोले जमा दो, तो हमने गोले जमाए। तो गोले जमाने पर क्या 100 का 100 सेंटीमीटर जो आयतन है वो पूरा का पूरा आयतन इन गोलों को जमाने पर ये गोले ग्रहण कर लेंगे या कुछ खाली जगह छूटेगी? क्या सारा का सारा स्थान, सारा का सारा आयतन ग्रहण कर लेंगे क्या? तो पता लगा जब ऐसे जमाया तो गोलों ने क्या किया? इन गोलों ने 52 सेंटीमीटर क्यूबिक आयतन ग्रहण कर लिया। यानी कुल आयतन कितना है? 100 है, इसमें से कितना ग्रहण किया? 52। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? गोलों द्वारा ग्रहण किया गया अपॉन कुल, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 0.52। तो पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? जो आपको आयतन दे रखा है उसमें जब गोले जमाते हैं तो वो गोले कुल आयतन का कितना भाग ग्रहण करते हैं उसको बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। और जितना भाग, जितना ज्यादा से ज्यादा भाग ग्रहण करेंगे हम बोलेंगे ये पैकिंग उतनी ही अच्छी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखे बताओ? संकुलन क्षमता बराबर क्या लिखेंगे बताओ? यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन अरे कुल क्या होता है? घन का आयतन। और घन की भुजा क्या मानी अपन ने? ए। तो घन का आयतन क्या भुजा क्यूब होता है क्या? नहीं होता क्या? चलो जी, ऊपर क्या लिखा अपन ने? ऊपर क्या लिखा? इकाई सेल में जब परमाणु जमाए कितना आयतन घेरा। अब कितना आयतन घेरेगा? एक काम करो ना, एक परमाणु का आयतन निकाल लो और ये देख लो इस इकाई सेल में कितने परमाणु पाए जाते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको? कैसे लिख दूं क्या? परमाणुओं की संख्या, उस इकाई सेल में कितने परमाणु है, इसके किससे गुणा करेंगे? अरे इसको किससे गुणा करेंगे? एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन से को किससे गुणा कर दो? उस इकाई सेल में कितने परमाणु की संख्या उससे गुणा कर दो और इसमें नीचे किसका भाग लगा दो? क्या नीचे भाग लगा दे क्या घन का आयतन का? तुम्हें कुछ समझ में आता है क्या? चलो जी, ये क्या लिखा मैंने? परमाणु की संख्या कौन सी इकाई सेल में? सामान्य में। बताओ सामान्य इकाई सेल में, एक इकाई सेल में कितना परमाणु? 8। लड़की नीयत खराब मत कर अपनी। वो कोने वाला परमाणु अपना पूरा है क्या? हमारा कितना है? तो फिर 8 कैसे बोल सकते हो? एक आएगा नहीं आएगा? तो सामान्य इकाई सेल में, एक इकाई सेल में कितने परमाणु? अच्छा बता, एक परमाणु का आयतन कितना होता है? अरे ये होता है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है क्या? अरे तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ये आ गया, ऊपर आर है नीचे ए है। आपको क्या मैंने ए और आर का संबंध बताया? ए बराबर क्या होता है? तो इसको मैं से लिख दूं क्या? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब की जगह लिखा मैंने 2r का होल क्यूब। तो यहां से पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया देखो तो भैया? आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा 8। क्या ये पाई/6 आया क्या?
पाई का मान कितना होता है 3.14। इसमें किसका भाग लगाएंगे 6 का, तो कितना आएगा 0.52। या हम बोलेंगे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52%। कितनी? ये हमको अब डायरेक्ट याद भी रखना है कि सामान्य इकाई सेल में पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52%। याद करना है। हाँ जी, कुछ समझ में आया? अरे सर कुछ की बातें कर रहे हो, हमें तो बहुत समझ में आ गया। आज नहीं आया? बहुत कुछ समझ में, दिमाग खाली हो गया क्या तुम्हारा? अभी तो है ना एनर्जी? चलो जी, तो बताओ सामान्य इकाई सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? इसका मतलब ये हुआ आपको अगर घन दे रखा है, सुनो इसका मतलब समझा रहा हूं। आपको एक घन दे रखा है ना, तो घन अगर दे रखा है तो जितना आयतन दिया और आप गोले केवल और केवल कोने पे रखोगे, कोने के अलावा कहीं न रखोगे, तो आप उसका 52% तो स्पेस ऑक्यूपाई करोगे, बाकी जो 48% है वो खाली छूट जाएगा। खाली कितना छूटेगा और ग्रहण कितना होगा? वेरी गुड। ये कौन सी इकाई सेल बताया मैंने आपको? सामान्य। इसके बाद किसका नंबर? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पता है हमें जो टाइम लगता है ना समझाने में, केवल पहली इकाई सेल को लगता है, क्योंकि सारा काम इसमें समझा चुके हैं। अब बाकी सबके अंदर सेम ऐसे कैसे काम करना है मेरे को। चलो जी, हाँ बताओ। जो बॉडी सेंटर्ड इकाई सेल है उसमें क्या करना है? परमाणु कहाँ रखेंगे? 8 कोने पर 8 परमाणु, उसके अलावा 1 परमाणु। ये बात समझे नहीं समझे? अच्छा सुनो, जब अपन परमाणु केवल और केवल कहाँ रख रहे थे? कोने पर। कहाँ रख रहे थे? तो क्या कोने का परमाणु कोने के परमाणु के साथ कांटेक्ट में था? क्या सारे परमाणु एक जैसे आइडेंटिकल हैं? जितने बड़े परमाणु हम कोने पर रख रहे थे ना, हमने क्या किया, एक इतना ही बड़ा परमाणु लेके और आए और उसको रख दिया बॉडी के सेंटर पर। इमेजिन करो, उतना ही बड़ा परमाणु कहाँ रखा? बॉडी के सेंटर पर। जैसे हम बॉडी के सेंटर पर रखेंगे, बॉडी के सेंटर पर रखते ही क्या, अब बताओ पहले क्या हो रहा था? जब बॉडी के सेंटर पर नहीं था तो क्या वो कोने का परमाणु उस कोने के परमाणु के कांटेक्ट में था क्या? अब हमने परमाणु, उतना बड़ा परमाणु यहां लाके रखा, तो क्या वो जो कोने कोने का परमाणु कांटेक्ट में थे, अब उनके कांटेक्ट टूट जाएंगे? वो वहां से कांटेक्ट, ये कांटेक्ट दूर हो जाएगा, ये जो कांटेक्ट था ना ये दूर हो जाएगा। इसका मतलब अब आपके कोर की लंबाई जो थी ना, कोर, उस पर परमाणु का कांटेक्ट नहीं होगा। टूटेगा नहीं टूटेगा कांटेक्ट? क्योंकि आपने उतना ही बड़ा परमाणु कहां लाके रख दिया। अब कांटेक्ट कैसे होगा? सुनो, अब कांटेक्ट ऐसे होगा जैसे यहां पर परमाणु रखा है ना, ये परमाणु क्या करेगा? क्या उस कोने वाले परमाणु को कांटेक्ट में आएगा क्या? ये जो परमाणु है क्या ये इस कोने वाले के कांटेक्ट में आएगा? क्या ये परमाणु उस कोने के कांटेक्ट में आएगा? ये परमाणु उस कोने के कांटेक्ट में आएगा? ये परमाणु उस कोने के कांटेक्ट में आएगा? इसका मतलब आप एक काम करो, एक बॉडी डायगोनल को देखो। किसको देखा? तो क्या नजर आया आपको? ये नजर आया होगा सर, जो बॉडी डायगोनल था ना, जहां से कोना चालू हुआ यहाँ एक परमाणु रखा हुआ था। जैसे हम आए वो परमाणु खत्म हुआ, ये बॉडी सेंटर का परमाणु हुआ गया। जैसे ये परमाणु खत्म हुआ, क्या उस कोने का परमाणु आया नहीं आया? इसका मतलब अब कांटेक्ट कहां हुआ? बीच में नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। अब कांटेक्ट कैसे हुआ सर? अलोंग बॉडी डायगोनल। कैसे कांटेक्ट हुआ? कैसे कांटेक्ट हुआ? इसका मतलब ये हुआ नहीं हुआ कांटेक्ट? हुआ ना? अब ये इसमें नजर नहीं आएगा, इसको मैं अलग से बना दूं। ये क्या बना रहा हूं मैं? ये क्या बनाया? अरे ये क्या बनाया? इस बॉडी डायगोनल पे, इस बॉडी डायगोनल के क्या इसके केंद्र पर एक परमाणु है? क्या इस कोने पर एक परमाणु है? क्या इस कोने पे एक परमाणु है? अरे मेरे भाई ये दूरी कितनी है? मैं चाटा मारूंगा बहुत खींच के। कितनी? √3 है। चाटा पढ़ते ही याद आ गया। अरे बॉडी डायगोनल तो √3 होता है, ये थोड़ी ना होता है यार। अरे इस √3 में एक क्या आया? क्या इसका व्यास आया? क्या त्रिज्या आई? क्या इसकी त्रिज्या आई? क्या? तो हम क्या बोलेंगे? ए पॉइंट √3a बराबर, अरे याद हो गया क्या? प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या। चलिए जी नोट कर लीजिए पहला दूसरा पॉइंट फटाफट से।
देखो दूसरे को समझाने में टाइम लगा क्या? मैंने बोला टाइम मेरे को पहली वाली में लगता है, बाकी में नहीं लगेगा, तीसरे में तो इतना भी नहीं लगेगा। ये बताओ, ये आपको दिख रहे नहीं दिख रहे कि कौन कांटेक्ट कर रहा है? वो दिखना जरूरी है। अगर वो नहीं दिखेंगे तो आपको आज के बाद में फिर ये, अभी तो आ रहा है समझ में, फिर कल से नहीं आएगा समझ में। आपको ये दिखना चाहिए कि कौन सा परमाणु कांटेक्ट में है। अभी कराएंगे ना, टेंशन क्यों ले, थोड़ी तो पढ़ा दे पहले, वो भी बताऊंगा सवाल किस प्रकार के आते हैं। सवाल ऐसे आएंगे पर तुम देखते टिक लगा दोगे, ऐसे सवाल आएंगे। सी पॉइंट क्या समझाऊंगा? सी पॉइंट समन्वय संख्या ले लेते हैं, वो उसको डी पे लिख देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। वो इसलिए क्योंकि मेरे लिखा हुआ है ना, फिर मिटाऊंगा, फिर मेहनत होगी मेरे। सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या समझा रहा हूं इसकी? कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन में डी लिखूंगा, मेरे इससे से काम हो जाएगा। तो लिखा हुआ ना सब, समन्वय संख्या। सी में क्या लिखा? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होगी? हाँ सॉरी, संकुलन क्षमता। इकाई सेल में परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन घन का आयतन होगा क्या? क्या परमाणु की संख्या एक परमाणु घन का आयतन ये होगा क्या? चलो जी, परमाणु की संख्या कितनी है? ये दो रख दिया अपन ने। एक परमाणु का आयतन क्या 4/3 पाई आर क्यूब होगा, अपॉन घन का आयतन ए क्यूब होगा। पर यहाँ ए और आर का संबंध क्या है? ये है, तो यहाँ से ए का मान कितना आएगा? क्या 4r/√3 आएगा क्या? तो ए की जगह क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा मैं? 4r/√3 का क्यूब आएगा, नहीं आएगा? चलो जी, इसको सोल्व करके देखिए तो कितना आया। इसका मान बताना, पाई के रूप में कितना आया, पाई का गुणांक कितना आएगा वो देख करके बताओ तो। अरे आर क्यूब को तो आर क्यूब कैंसिल कर दो, उसके अलावा देखो कितना आ रहा है। कितना? पाई बाई 48। दिमाग खराब है की तरह। ये जो √3 है ना, इस √3 का क्यूब पता है कितना होता है? 3√3 आता है, तो √3 तो आएगा आएगा इसके अंदर। कितना? हाँ तो 3√3 आएगा ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बाकी बताओ मेरे को कितना आ रहा है? पाई तो ऐसे रख दिया, कितना? √3 पाई बटा 16। 16 नहीं आ रहा होगा। एक दूसरे की शक्लें देखने से बढ़िया खुद गुणा भाग कर लो। 16 आ रहा है? ये आया किसी का? हाँ, ये आ रहा है? जिन बच्चों को 16 है एक बार चेक करो, 16 आ रहा है या 8 आ रहा है? 8 आता है। अरे यार 2 तो लेना ही पड़ेगा ना, उसका 2 कहां जाएगा? ये आ रहा है? पाई का मान रख के सोल्व करने पे आता है 0.68। 0.68 का मतलब कितना परसेंट? 68%। तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी आती है? 68%। यानी ऐसी पैकिंग करेंगे तो जो हमको आयतन दे रखा होगा उसका कितना भाग ऑक्यूपाई करेंगे? 68%। बाकी कितना बचा? 32% खाली छूट जाएगा। वो डी पॉइंट वो लिख दे, समन्वय संख्या फटाफट से। डी में क्या लिखा अपन ने? कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा पहले देखें कितने कितने दूरी पे परमाणु पाए जाएंगे, देखें एक बार के लिए, देख लें क्या? चलो अभी इकाई सेल कौन सी हमारी? बॉडी डायगोनल, यानी परमाणु कहां पर है? कोने और बॉडी के सेंटर के अलावा कहीं और भी है क्या? हम इस कोने पे जाके बैठ गए, सुनो सुनो सुनो, इस कोने पे बैठ के हमको कौन कौन से परमाणु नजर आएंगे? क्या इस कोने से हमको वो ए दूरी वाला नजर आएगा? आएगा। इसका मतलब इस कोने से एक तो ए दूरी के परमाणु नजर आएंगे, उसके अलावा इस कोने पे बैठ के क्या हमको √2a वो परमाणु नजर आएगा? इस कोने पे बैठ के क्या हमको वो जो बॉडी डायगोनल है वो √3a वाला वो नजर आएगा? नहीं आएगा। ये केंद्र का परमाणु क्या बोलेगा? उसको कैसे देखो, मुझे देखो, तो वो नजर आएगा या सेंटर वाला नजर आएगा? सेंटर वाला। कौन सा? तो बताओ कोने पे बैठ के हमको कितने कितने दूरी के नजर आएंगे? एक तो आएगा ए दूरी का, एक √2a दूरी का, और एक आएगा √3a/2 दूरी का। ये बात समझे नहीं समझे? इसको बढ़ते क्रम में जमाए, बताओ ए √2a √3a/2 सबसे छोटी दूरी कौन सी है? कौन सी है? ये क्या √3a/2 आएगी सबसे छोटी दूरी? इससे बड़ा? इससे बड़ा?
तो हमारे जब हम गिनेंगे क्या समन्वय संख्या, तो कौन से वाले परमाणु गिनेंगे? क्या √3a/2 वाले गिनेंगे? अब देखो √3a/2 का मतलब इस कोने से सेंटर वाले परमाणु गिनने हैं। आपको पता है कोने से, सुनो, कोने से a दूरी के कितने परमाणु होते हैं? 6। पिछली बार बता दिया। √2a वाले 12। अब देखना है √3a/2 वाले कितने होंगे। सुनो, कोने पे बैठ के बॉडी के सेंटर को देखो तो 1 2 3 4, 4 ऊपर 8, यानी ये परमाणु होते हैं 8। तो समन्वय संख्या कितनी आएगी? 8 आएगी। समझ गया? लिख लो फटाफट से। और वो वैसा वाला पॉइंट लिखवा दो, प्रथम 3 समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी लिखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 लिख दो। लिखो प्रथम 3, लिखे आप कोऑर्डिनेशन नंबर की जगह तो 8 लिख दो। क्या लिखोगे? प्रथम 3 समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी, प्रथम 3 समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी। और क्या लिखोगे? √3a/2 a √2a। लिखा? अगला पॉइंट, प्रथम 3 समीपस्थ परमाणुओं की संख्या, प्रथम 3 समीपस्थ परमाणुओं की संख्या। क्या लिखोगे? 8, 6, 12। और अगर ये पूछ लिया गया समीपस्थ पड़ोसी परमाणुओं के मध्य दूरी, तो आंसर √3a/2। मैंने आपसे क्या बोला था? लिख लो पहले तो समीपस्थ पड़ोसी परमाणु के मध्य दूरी। जब भी ये बोले आपसे समीपस्थ पड़ोसी परमाणु के मध्य दूरी, तो कौन सी दूरी बतानी है? जो गोले एक दूसरे के चिपके हुए हैं उनके मध्य दूरी। क्या ये सेंटर वाला गोला इस गोले के नहीं चिपक रहा? क्या इनके मध्य दूरी क्या होगी? तो √3a/2 तो होगी ना, क्योंकि पूरा बॉडी डायगोनल तो √3 होता है ना। तो ये √3a/2। तो जब भी ये वाला पॉइंट आए ना समीपस्थ परमाणु के मध्य दूरी, इसका मतलब जो दो गोले आपस में कांटेक्ट में हैं उनके सेंटर की डिस्टेंस निकालनी है। ओके, थैंक यू।